समरी ऑफ द नॉवल कांथापुरा इन हिंदी पार्ट 5। अब कहानी स्केफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट की ओर ले चलती है। यह विशाल कॉफ़ी बागान है जो कांथापुरा के चारों ओर की पहाड़ियों और घाटियों को ढकता है। इसकी विशालता का वर्णन करना कठिन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल को ढकता है। इसके पहले मालिक एक अंग्रेज थे जिसे हंटर साहिब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह अपने हाथ में हंटर लेकर घूमते थे और अपने कामकर्ताओं को जल्दी से काम करने के लिए मारते थे। कहानी के वर्तमान समय तक वो मर चुके थे और उनके स्थान का हिस्सा उनके युवा भतीजे ने संभाल लिया था। बड़ी संख्या में मजदूर या कूलीज स्केफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में काम करने के लिए आते हैं। वे घाट्स के नीचे के मैदानों से जुटाए जाते हैं जो गोदावरी नदी तक फैलते हैं। एक फोरमैन, जिसे माइस्त्री कहा जाता है, कामकर्ताओं को समय समय पर आवश्यकतानुसार भर्ती करता है। झूठे वादों से उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए लुभाया जाता है। प्रत्येक को 1 रुपये की अग्रिम दी जाती है और एक मनुष्य के लिए 1 4 अन्ना बिट और महिला के लिए 1 2 अन्ना बिट का रोजाना वेतन का वादा किया जाता है। उन्हें ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें ढेर सारा सफ़ेद चावल मिलेगा और वे केवल कॉफ़ी पत्तियां चुनने का काम करेंगे, भारी श्रम से मुक्त। फोरमैन अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ आसानी से गरीब और भोले लोगों को मना लेता है। वे बड़ी संख्या में आते हैं, अपने सामान साथ लेकर एस्टेट पर काम करने के लिए तैयार। हालांकि एक बार कूलीज एस्टेट पहुंच जाते हैं तो वे एक भयावह अलग वास्तविकता का सामना करते हैं। यह वह नहीं था जो माइस्त्री ने कहा था। उनका व्यवहार उनके प्रति तभी बदल जाता है जब वे एस्टेट पहुंचते हैं। उन्हें रहने के लिए झोपड़ियां दी जाती हैं, जहां वे सभी पहली रात आराम से सोते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अच्छी जगह है। उन्हें बताया जाता है कि वे सुबह 5 बजे काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। पुरुषों को गड्ढे खोदने और लकड़ी काटने का काम करना पड़ता है। महिलाओं को कीड़ों को मारना पड़ता है। एस्टेट में विभिन्न प्रकार के सांप भरे हुए होते हैं। कामकर्ताओं को लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, कोई विश्राम के बिना। उन्हें एक क्षण के लिए भी आराम करने की अनुमति नहीं दी जाती और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें खाने के लिए केवल रागी और चावल का पानी दिया जाता है। जलते दोपहर की धूप में उन्हें आराम किए बिना काम करना पड़ता है। बारिश के समय वे कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होते हैं। वे बुखार, पेट दर्द और पेचिश से पीड़ित होते हैं। उनमें से कुछ मर भी जाते हैं। ये कूलीज अंधविश्वासी होते हैं और वे साहिब द्वारा दी गई दवाइयों को नहीं खाते। जो कोई भी एस्टेट पर आता है वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उनके पास वापसी के लिए पैसे नहीं होते। नए साहिब कुछ तरह से उनके चाचा हंटर साहिब से बेहतर हैं। उन्होंने अपने चाचा की तरह कूलीज को पीटा नहीं, लेकिन उन्हें महिलाओं के प्रति कमजोरी है और उन्हें चाहिए होती है वो महिला जो उन्हें आकर्षित करती है। यदि एक महिला उनकी इच्छाओं को नकार देती है तो वो उसके परिवार के लिए समस्याएं पैदा करता है और उनके लिए जीवन कठिन कर देता है। एक बार की घटना के बाद वो ब्राह्मण लड़कियों से दूर रहता है। उन्होंने एक ब्राह्मण कामगार को मार दिया था जो अपनी बेटी को देने से इनकार कर रहा था। उन्होंने अपना आपा खो दिया और ब्राह्मण पिता को मार डाला। साहिब ने मृतक की विधवा और बच्चों को 2,000 रुपये देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि लाल लोगों रेड मेन की अदालत ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस घटना के बाद साहिब ने कभी भी एक ब्राह्मण लड़की को छुआ नहीं। अब यदि एक पराया लड़की भी इनकार करती है तो उसके परिवार को अपना धन या कोई पशु साहिब को देना पड़ता है। इससे अगर परिवार मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर तंग नहीं होता तो साहिब को कुछ और सोचना पड़ता है। इस प्रकार की जीवन शैली के बावजूद कॉफ़ी बागानों का माहौल सुंदर होता है।
एस्टेट पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की घनी संख्या होती है। इस बाग की सुंदरता और शांति का वर्णन करना वास्तव में बहुत कठिन है। जब मूर्ति स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस पर बहुत सी गालियां और अपशब्दों की बौछार होती है। इस समय तक वासुदेव, गंगाधर, माइस्त्री और अन्य लोग, जहां ये सब हो रहा होता है, वहां गेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों पक्षों के समर्थकों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। माइस्त्री कुलियों को निर्दयतापूर्वक कोड़े मारता है। इसे देखकर महिला श्रमिक माइस्त्री को पीटना शुरू कर देती हैं। मूर्ति उन्हें ऐसा न करने के लिए चिल्लाता है। वासुदेव और गंगाधर भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। वासुदेव मूर्ति को कांथपुरा ले जाता है। हिंसा की रात में रचन्ना, एक पराय मूर्ति का समर्थन करता था। अगली सुबह वह अपनी पत्नी और 2 अनाथ पोते सहित अपने झोंपड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है। रचन्ना मूर्ति के पास मदद के लिए जाता है और मूर्ति उसे पटेल रंगेगौड़ा के पास ले जाता है। रंगेगौड़ा के आदेश पर तिम्मैया उसे बैकयार्ड में जगह देने के लिए सहमत हो जाता है, जहां वह रहने के लिए एक झोपड़ी बनाता है। स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट के गेट पर हुई हिंसा के बाद मूर्ति बहुत ही उदास और गंभीर प्रतीत होता है। अपने सरकार को ना छूने की अभियान शुरू करने से पहले मूर्ति अपनी वजह से हुई हिंसा के लिए प्रायश्चित के रूप में 3 दिनों का उपवास रखने का निर्णय लेता है। उसने निर्णय लिया कि इन 3 दिनों के दौरान वह दिन में 3 बार केवल नमकीन पानी का सेवन करेगा। उसे लगता है कि उसने महात्मा की शिक्षाओं का पालन नहीं किया। रंगम्मा उसे उपवास न रखने के लिए रोकती है, लेकिन मूर्ति उसकी बात नहीं सुनता और मंदिर में अपना उपवास शुरू कर देता है। संध्या में रंगम्मा उसके लिए 2 केले लेकर आती है, जिन्हें वह नकार देता है। सीनू भी उसे उपवास छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। मूर्ति मंदिर में बैठता है और ध्यान करना शुरू करता है। रात में वो मंदिर में ही सो जाता है। वेंकम्मा मूर्ति पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। डोरे भी उसका मजाक उड़ाता है। भट्टा कहता है कि मूर्ति धार्मिक होने का दिखावा कर रहा है। मूर्ति मंदिर के केंद्रीय स्तंभ के पास बैठता है और ध्यान करता रहता है। रत्ना वहां उससे मिलने आती है। मूर्ति को लगता है कि उसकी भावनाएं उसके प्रति कुछ अलग हैं। उसे ये सोचकर चौंका देता है कि अगर वो कभी उसे बहन के अलावा किसी और रूप में कभी सोच सकता है। रत्ना उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकती है। इस पर मूर्ति कहता है कि वो उसके साथ प्रार्थना करे ताकि दूसरों के पाप उनकी प्रार्थनाओं से शुद्ध हों। रत्ना केवल 15 साल की है और कभी कभी वो जो मूर्ति उससे कहता है उसे समझ नहीं आती। रंगम्मा उसके लिए थोड़ा सा नमक लेकर आती है और मूर्ति एक गिलास नमकीन पानी लेता है। इस बार भी रंगम्मा इस पर जोर देती है कि वो कुछ खा ले। वो कहती है कि धर्मशास्त्र भी इसे अनुमति देते हैं, लेकिन मूर्ति कुछ भी खाने के लिए मना करता है। जब वो शाम को फिर से आती है तो मूर्ति के चारों ओर कई लोग बैठे होते हैं। तीसरे दिन मूर्ति इतना कमज़ोर महसूस करता है कि वो नदी तक नहीं जा सकता। जब वो खड़ी होने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आते हैं और इसलिए उसे बैठना पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा में शांति होती है। संध्या में गांव के कई लोग उससे मिलने आते हैं और वहां भजन होते हैं। हालांकि मूर्ति दुखी होता है क्योंकि वहां बहुत कम ब्राह्मण आए हैं। गांव के चारों ओर से लोग आते हैं। स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट से वासुदेव और गंगाधर के अलावा कोई नहीं आता। बड़े खान भी वहां आते हैं। अगली सुबह मूर्ति अपना उपवास तोड़ता है। वो शरीर और आत्मा दोनों में हल्कापन महसूस करता है। फिर वो अपने सरकार को ना छूने की अभियान की तैयारी करने के लिए जा रहा है।
रंगम्मा उसे देखकर आश्चर्यचकित होती है क्योंकि मूर्ति अब बहुत बदल चुका है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।